देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट से लिखड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं माध्यमिक परीक्षा 2023 के पार्ट 2 को और प्रश्न संख्या 4 को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ, माध्यमिक परीक्षा के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले आपने 1 से लेकर 3 क्वेश्चन नंबर के सॉल्यूशन को पार्ट 1 में देखा है, यह है पार्ट 2। हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट से लिखड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए इसकी स्टडी पॉइंट से लिखड़ी के बारे में, वे भी इसकी स्टडी पॉइंट से लिखड़ी के साथ जुड़े और इसके फैमिली को बढ़ाने में मदद करें। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन जो है वह सरल ब्याज से दिया गया है। देखिए, यह है क्वेश्चन। 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन करना होता है। 2 गुना 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कोई 10 क्वेश्चन करना पड़ता है। कुल मिला के 12 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन रहते हैं एरिथमेटिक से। तो एरिथमेटिक के पहले 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जिसमें दिया गया है सरल वार्षिक ब्याज दर प्रतिवर्ष कितनी होने पर कोई मूलधन 5 वर्ष का ब्याज, किसी मूलधन का 5 वर्ष का ब्याज मूलधन का 2/5 अंश होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, आप देखकर समझ लीजिए। तो पहले मान लेते हैं हम लोग मूलधन कितना है, P है। तो सरल ब्याज बोला है, सरल ब्याज जो होगा वह मूलधन का कितना होगा, 2/5 हिस्सा। तो देखिए, मूलधन का 2/5 हिस्सा कितना हो जाएगा, P का 2/5 बराबर गुना हो गया तो कितना, 2P/5 हो गया। तो समय दिया गया है 5 वर्ष। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख चुके हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं, दर बराबर होता है 100 इंटू SI सरल ब्याज बटा P इंटू T, मतलब मूलधन गुना समय। तो SI हमने निकाल लिया है 2P/5, उसको बैठा दिया, यहाँ से देख लीजिए, और उसके बाद में समय जो है उसको बैठा दिया। P जीव कहती हूँ, P हमने मूलधन माना था इसीलिए। अब नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, इसको 5 को इसको नीचे में यहाँ पर, और ये 5 ये वाला यहाँ पर। अब ये दोनों कट रहे हैं, 5 5 25 कितने बार, 4 बार PP कट गया। तो 4 और 2 मिलके गुना करेंगे तो 8% हो गया। तो समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में केवल समझना है आपको, ब्याज जो है वह मूलधन का 2/5 हिस्सा है, अंश है। इस बात को अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दर का जो फॉर्मूला है उसको बैठाएंगे, उसमें कैलकुलेशंस हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, पार्टनरशिप साझेदारी व्यवसाय से दिया गया है, पार्टनरशिप बिजनेस से दिया गया है। इसमें देखिए 2 दोस्त हैं, ठीक, A एंड B, और इनके मूलधन का अनुपात 1:7:1/4 दिया गया है। वर्ष के अंत में 11,000 रुपया इनको लाभ मिलता है। अब A और B का लाभांश कितना होगा, इस चीज को आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप जानते हैं कि कुल मूलधन कितना है, उसको लिख लीजिए, 11,000 रुपया। ठीक, उसके बाद मूलधन का अनुपात जो है उसको आप देखिए, इसको फ्रैक्शन से हटा लिए, जो भिन्न होता है उससे हम लोग चेंज कर लिए। ठीक है, तो देखिए 1/7:1/4, इस टू का मतलब, इस का मतलब होता है भाग, इसलिए देखिए यहाँ पे बदल गया, गुना 4/1 हो गया, 1/7 गुना 4/1। ठीक है, तो 4×1=4, फिर 7×1=7, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4/7। 4/7 को हम लोग 4:7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि A और B के मूलधन का अनुपात जो फ्रैक्शन में था, भिन्न में था, उसको हम लोग इस तरह से तैयार कर लिए। अब क्या करेंगे, मूलधनों का अनुपात को निकालेंगे। तो दोनों के मूलधन का अनुपात देखिए यहाँ पे 4:7 है, तो 7 और 4 मिलके 11 हो गया। अब आप देखिए ए का जो है उसको आप देखकर यहाँ पे समझिए, यहाँ पर ए के लिए 4 है, 11 में कितना है,
ठीक है, तो 4 है, 4/11। उसी तरह से बी का कितना है, 11 में 7, तो 1100 में कितना है इसको निकालना है। तो देखिए ए का लाभ 4/11 गुना 11,000 में, 1100 नहीं 11,000 में कितना है, तो इतना हो गया 1,000, एक 11 ने काटा। उसी तरह से यहाँ भी 1,000 बार काटा, और अंश में देखिएगा 4 है, यहाँ पे 7 है, तो गुना करेंगे तो 4,000 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 7,000 हो गया। इस तरह से जोड़ के देखिएगा तो 11,000 लाभ हुआ, तो 11,000 में 4,000 हो गया ए का लाभ, और 7,000 हो गया बी का लाभ। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। पहली बात जो है उसको यहाँ पर कि जो भिन्न दिया गया है उस भिन्न को आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, अनुपात में भिन्न को बदल देना है, ठीक। अब इस भिन्न के अनुपात को बदल दिए इस तरह से, उसके बाद में अनुपातों का योगफल निकालना है, योगफल। उसके बाद दूसरी चीज जो है उसको आपको यहाँ पे हिस्सा निकालना है। 11 में 4 है, 11 में 7 है, तो 11,000 में कितना होगा। इस तरह से कैलकुलेशंस कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन सही निकलेगा और आंसर एकदम सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं, वह है एलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये दो क्वेश्चन दिया गया है एलजेब्रा से, ठीक है। तो दो क्वेश्चन अंकगणित का था, दो क्वेश्चन एलजेब्रा का। उसके बाद 3 क्वेश्चन होगा ज्योमेट्री से, 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, फिर 2 क्वेश्चन आएगा मेंसुरेशन से, फिर 1 क्वेश्चन आएगा स्टेट्स से। तो इस तरह से कुल मिला के 12 क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और आपको 20 मार्क्स दिया जाता है 10 क्वेश्चन के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, यह समीकरण है, और इस समीकरण में मूलों का योगफल, ठीक है। आप अगर रूट बोलते हैं अल्फा और बीटा हो, याद कीजिए मूल जब हम लोग निकालते हैं, जो हम लोग द्विघात समीकरण जब करते हैं तो उसमें मूल हम लोग अल्फा बीटा निकालते हैं, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि दोनों मूलों का योगफल कितना होगा, देखिए 2 होगा। इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए। और इसी में हम लोग अगर समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग मूलों का योगफल जब हम लोग बोलते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस बी बाई ए लिखते हैं, और गुणनफल जब निकालते हैं तो सी बाई ए निकालते हैं। तो इस तरह से आप ये सारे फॉर्मूलों को जानते हैं और आपको याद होगा। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं तो आप इस तरह के कैलकुलेशंस को नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम क्या करना है, देखिए आपको के निकालना है, इस बात को दिमाग में बैठा के रखिए। तो आपको सबसे पहले समीकरण को सजा लेना है और सबको लेफ्ट हैंड साइड में ला लेना है, ठीक, और इक्वल टू 0 करना है। उसके बाद में देखिए एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको तैयार करना है समीकरण को इस तरह से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए x को, यहाँ पर भी x को कॉमन ले लिए। तो देखिए जब कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 2k इंटू एक्स बन जाता है। यहाँ पे क्या किए हैं देख लीजिए, k गुना किया, फिर यहाँ पे भी k गुना किया, तो इस तरह से तैयार हो जाता है। फिर यहाँ का x और यहाँ वाला x लेकर हम लोग देखिए इस तरह से तैयार कर लिए। तो x² माइनस 1 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस k इक्वल टू 0, इस तरह से तैयार हो गया। तब आप बता सकते हैं तुलना करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, a हो जाएगा यहाँ पे 1, b हो जाएगा माइनस ये वाला हिस्सा 1 प्लस 2k, यहाँ पे देखिए साइड में लिखा है मैंने, और c इक्वल टू k हो गया। तो मूलों का योगफल क्वेश्चन में ही दे दिया है, कितना है 2 है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, मूलों का योगफल कितना है, माइनस b बाई ए। तो b की जगह में आपने लिख लिया इस पोर्शन को, इसको इस जगह में, और a की जगह में देखिए 1 को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन किए, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर,
उसके बाद में कैलकुलेशंस किए, उसके बाद में ये इसके साथ गुना हुआ तो 1 + 2 के इक्वल टू 2 हो गया। उसके बाद में देखिए ये 1 इस साइड में चला गया यहाँ पे, तो 2 के इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2 के इक्वल टू 1, तो के इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं और के का मान आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए भेद से, इसको ध्यान से आपको समझना है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ है जिसको आप बिना समझे अगर करेंगे तो कंफ्यूजन में रहेंगे, बना भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है यदि b वेरिजेस a स्क्वायर हो और a की वृद्धि का अनुपात 2:3 हो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को, और b की वृद्धि का अनुपात क्या होगा उसे आपको ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए b स्क्वायर, b इक्वल टू a स्क्वायर, b वेरिजेस a स्क्वायर, और इस इक्वल टू यहाँ पे वेरिएशन का चिन्ह को हटा के यहाँ पे इस इक्वल टू को लाते हैं तो हम लोग प्रोपोर्शनिटी के साइन को हटाते ही एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको नॉन जीरो इस कांस्टेंट बोलते हैं, अशून्य स्थिरांक कहते हैं। तो b इक्वल टू कितना हो गया, के ए स्क्वायर हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a की वृद्धि का अनुपात 2:3 है, मतलब पहला वाला अगर a1 है ये वाला, तो ये वाला a2 होगा। तो इसलिए हम लोग a की वृद्धि का अनुपात क्या लिखेंगे, a1:a2, तो 2:3, तो a1/a2 इक्वल टू 2:3, इस तरह से हम लोग तैयार कर लिए। ठीक है, जब इसको तैयार कर लिए तो हम लोग फिर क्वेश्चन में देखे हैं कि b की वृद्धि दर बताना है, मतलब b1 से b2 में जाएगा। तो हम लोग जानते हैं b में रिलेशन क्या दिया गया है, b इक्वल टू के ए स्क्वायर, इस तरह से रिलेशन है। तो b1 मेरा ये वाला हो गया और b2 ये वाला हो गया, के कट गया तो a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर ये वाला मिल गया, और इसी को होल स्क्वायर में करेंगे तो a1/a2 होल स्क्वायर हो गया। और इसकी वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे निकाल रखा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 2/3, तो 2/3 लिखे तो यहाँ पे होल स्क्वायर करने से 4/9 हो गया। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, b1:b2 4:9 हो गया। तो b की वृद्धि का अनुपात कितना हो जाएगा, b1:b2 इक्वल टू 4/9 हो गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करना है। इसी तरह से अगर b को निकालने के लिए यहाँ पे बोला है, अगर b की वृद्धि का अनुपात दिया रहता तो a की वृद्धि का अनुपात इसी तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करके निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी 3 क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन के रहेंगे, ज्योमेट्री के रहेंगे। 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन में देखिएगा एक वृत्त है जिसमें ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, बी ए और सी डी को बढ़ाने से परस्पर बी बिंदु पर मिलती हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कलर करके मैंने दिखाया है, देखिए यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। सी डी और बी ए देखिए बढ़ाया गया है तो ए बी बिंदु पर आके मिलते हैं। उसके बाद में हम लोग बी सी और डी ए को मिला दिए हैं। तो यहाँ पे आपको देख के क्या पता चल रहा है, एक ही वृत्तांश ए बी डी सी पर स्थित कौन कौन है, बी सी डी और बी ए डी है। इसलिए आप जानते हैं प्रमेय के द्वारा कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा ये वाला जो लाइन है, ये वाला यहाँ पे ये वाला बी ए पी या फिर ये वाला डी सी टी, ये सब एक ही लाइन है, इसी पर दूसरा और एक लाइन इस तरह से खड़ा है, इस तरह से एक लाइन खड़ा है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो कोण होगा इन दोनों को मापेंगे तो 180 डिग्री होगा। उसी तरह से यहाँ भी मापेंगे, यहाँ भी मापेंगे तो क्या देखेंगे, 180 डिग्री होगा। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। बीएपी एक सरल रेखाखंड है, इसलिए इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसी तरह से यहाँ भी दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किंतु आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो कोण है दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे बी ए डी है और बी ए डी बी सी डी के बराबर है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर ला दिए बी सी डी के जगह में क्या कर दिए, बी ए डी ला दिए, एंगल बी ए डी। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 2 बन गया, यहाँ पे हो गया 3।
अब 2n3 को ले रहे हैं, 2n3 को लेके हम लोग घटा दिए। घटाने के बाद में आप क्या देखते हैं, ये वाला हिस्सा कट गया, ठीक, ये वाला कट गया। तो उसके बाद में आप PAD और एंगल PCB बराबर 0, ये वाला जब उस साइड में चला गया तो आप देख रहे हैं एंगल PAD इक्वल टू एंगल PCB बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको साबित करना है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो आपकी जो भी क्वेरी है उसको बताया जा सके। आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री वाला ही। यहाँ पे ABC त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, AC और BC, और इन्हीं पर बिंदु है L और M, दो बिंदु है, ठीक है। किंतु इतना याद रखिएगा, LM AB के समानांतर है, इस तरह से स्थित किया गया है। AL की लंबाई बता दी गई है x-2, यहाँ पर देखिए, और AC का 2x+3, ये देखिए पूरा AC जो है इसकी लंबाई यहाँ पे दी गई है। उसी तरह से BM की लंबाई यहाँ पर, और उसी तरह से BC की लंबाई, ये वाला BC पूरी लंबाई दिया गया 2x। अब आप जानते हैं, प्रमेय जब पढ़ते हैं तो उसी के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं LC बटा AM, MC बटा BM, ठीक है। ये लिख लेने के बाद में डायग्राम से ही देखकर LC मतलब कितना हो गया, यहाँ से लगे इतना पूरा, AC में से आप AL को घटा दीजिए, AC में से AL को घटा दीजिए तो आपके पास LC मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने तैयार कर दिया। उसी तरह से MC, ठीक है, MC क्या होगा, BC में से MB को या BM को घटा दीजिएगा तो आपको MC मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या कर दिए, इन सबको अलग कर दिए। देखिए अलग करते ही क्या हो गया, ये दोनों कट गया, कटने के बाद में 1 मिलेगा, ठीक है। BM कट गया, देखिए यहाँ पे भी तो 1 हो गया, फिर ये 1 कट गया, तो AC बाई AL हो गया, यहाँ पे BC बाई BM हो गया। अब इन सब की जो वैल्यू दी गई है उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी, तो देखिए इस तरह से हुआ। अब ये वाला इसको गुना किया, ये वाला इसको गुना किया, उसके बाद में इसने इसको गुना किया, फिर इसने इसको गुना किया, ठीक। उसी तरह से ऐसे गुना हुआ ये, तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, 2x² यहाँ भी आया, यहाँ भी 2x² आया, दोनों कट गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर -3x हो गया, और इधर का 4x इधर आ गया, ठीक। तो देखिए घटाने के बाद कितना हो गया, x बराबर 9 हो गया। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में x का ही मान निकालना था, इसलिए हम लोग x का मान निकाल के कंप्लीट किए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, मेंसुरेशन का है बोलकर, ध्यान से देख के समझ लीजिएगा। दो वृत्त परस्पर C बिंदु पर बहिर्स्पर्श करते हैं, मतलब करते हैं एक्सटर्नली C पॉइंट पे, तो आपको दोनों वृत्त की एक सरल स्पर्शक AB दोनों वृत्तों को A बिंदु और B बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए यहाँ पे A बिंदु और B बिंदु पर स्पर्श करती है, तो आपको ACB इस एंगल को बताना है कितना होगा, ठीक है। देखिए किस तरह से लिखना है उस चीज़ को देखते जाइएगा, साइड में मैंने डायग्राम करके भी बताते गया है, ताकि आपको साइड में डायग्राम भी दिखता रहे। आपको एग्जाम में कोई एक ही डायग्राम बनाना है, बार बार नहीं बनाना है। तो दोनों वृत्त के स्पर्शक कौन है, AB है। C बिंदु से PC स्पर्शक खींचने पर, यहाँ पे जो इस स्पर्शक को अगर हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो PA बना, PA ये वाला PC के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से PB जो होगा वह भी PC के बराबर होगा। ये लाइन हम लोग को मिल जाता है। और जब दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने से देखिए दोनों दो एंगल को हम लोग बता सकते हैं बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर लेते हैं, इस तरह से त्रिभुज तैयार हो जाता है। ये वाला भुजा बराबर ये वाला भुजा हो गया है, तो जो कोण होंगे वो तो बराबर हो ही जाएंगे ना। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है, PAC, ठीक है, PAC ये वाला, और उसके बाद में PCA ये वाला, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसी तरह से दूसरे में भी यही चीज होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए इन दोनों को ऐड कर दिए तो ये वाला निकला, इन दोनों को ऐड कर दिए तो ये वाला निकला। अब आप देख लीजिए जब ऐड कर रहे हैं तो आपको पता क्या चल रहा है, ये वाला जो एंगल है
यहाँ पे पी सी ए ये वाला एंगल और पी सी बी ये वाला एंगल इधर का, यहाँ का एंगल, इन दोनों को ऐड करने से AC भी तैयार हो जाता है। मतलब इस तरह से है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक ये वाला एंगल हो गया, दूसरा ये वाला एंगल हो गया, तो दोनों को मिलके ACB हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, इतना तक आपको समझ लेना है। अब देखिए ट्रायंगल ABC में आते हैं। ट्रायंगल ABC मतलब इस तरह से आप तैयार कर लिए, और जब तैयार कर लिए तो तीनों कोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और जब लिख लिए तो आप देखिए इस तरह से आपके पास तैयार हो गया। और एंगल ABC और ट्रायंगल BAC, इसको P के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे एंगल A ही बीच में है, यहाँ पे देख लीजिए। उसी तरह से एंगल B ही यहाँ पे बीच में है, इस तरह से PBC और यहाँ पे PAC के रेस्पेक्ट में लिख दिए। अब इन दोनों को हम लोग पास पास में लिखेंगे, देखिए इस तरह से पास पास में लिख दिए। ठीक, किंतु आप जानते हैं इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पहले निकाल चुके हैं ACB, इसीलिए इसको रिप्लेस कर दिए ACB में। ACB मिलके कितना हो गया 2 ACB, 180 डिग्री साइड में तो आते जा रहा है जैसे आते जा रहा था। अब देखिए ACB इक्वल टू 180/2 मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो एंगल है वह एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन बोला था 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान से देखकर समझ लीजिए, वीडियो को हो सके तो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उतार सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश की जाएगी। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दो क्वेश्चन जो है वह ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको देखिए, यहाँ पर दिया गया है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 30 डिग्री, तो आपको sec a प्लस 20 डिग्री निकालना है। देखिए tan और cot इन दोनों में संबंध आप जानते होंगे, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे इस एंगल को बदलने के लिए। ठीक, तो जब मैं 90 माइनस ब्रैकेट में देखिए a माइनस 30 डिग्री लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा में लिख रहा हूँ, तभी तो ये जाएगा इसमें तो कॉट होगा, तो यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। और जब 10 लिखा तो ये दोनों साइड का 10 कट गया, तो 2a इक्वल टू दिस। आप देखिए ब्रैकेट हटाए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब a को बुला के इस साइड में ला लिए, और 90 और 30 मिलके कितना हो गया 120 हो गया, और यहाँ पे 2a और 1a मिलके 3a हो गया, तो 3a बराबर 120 डिग्री हुआ। तो आप क्या देख पा रहे हैं, a इक्वल टू 4×3=12, यहाँ पे देखिए काटा, तो a बराबर कितना हो गया 40 डिग्री। मान दिया गया है निकालने के लिए sec a प्लस 20, a के जगह में 40 डिग्री लिखे तो ये 60 हो गया, 40 एंड 20 मिलके, तो sec 60 डिग्री कितना होता है 2। तो इस तरह से आपका ये कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, यहाँ पे दिया गया tan थीटा इक्वल टू 8/15, तो साइन थीटा का मान निकालना है। tan थीटा देखिए 8/15 है, इसका मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। ये देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, आप लोग जानते होंगे लंब बटा, ठीक है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है आधार कितना है उसको आपको लिखना है। तो लंब बटा आधार को आप देख लिए, उसके अंदर कर्ण का वैल्यू निकालना है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और आधार के वर्गों का योगफल का वर्गमूल। तो हम लोग निकाल लिए, यहाँ पे देखिए 8×8 = 64 और 15×15 = 225, तो 289 हो गया, तो h बराबर कितना हो गया 17। तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, ये देखिए लंब बटा कर्ण, तो 8/17 निकल गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा फास्ट बताया जा रहा है तो इससे आपको डरना नहीं है, पॉज कर लेना है, फिर से रिवाइंड करके आपको सुन लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं h² = p² प्लस
बी स्क्वायर, और इसको जब हटाते हैं वर्गमूल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए घबराना नहीं है कि हाँ ये कहाँ से आ गया, स्टार्टिंग यहाँ से ही होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे करके लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाते हैं, जो है मेंसुरेशन से। दो क्वेश्चन मेंसुरेशन से हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन दिया गया है। ये शंकु है, उसका आयतन दिया गया v घन इकाई। आधार का, इस आधार का क्षेत्रफल दिया गया है a वर्ग इकाई। ऊंचाई देखिए h दिया गया है। तो आपको बताना है इसका वैल्यू कितना होगा। तो शंकु के लिए हम लोग मान लेते हैं कि r उसका क्या है, आधार का अर्धव्यास है। तो आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर कैपिटल H घन इकाई। उसी तरह से आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। लिख लिया, फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। अब जो वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है, तो हम लोग क्वेश्चन से देख के AH/3V लिख लिए। ए का वैल्यू हमने लिखा, देखिए जो हमने निकाला था यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए v का वैल्यू इस जगह से यहाँ पे लिख दिया। अब 3 कट गया, पाई r स्क्वायर कट गया, AH कट गया, 1/1 मतलब कितना हो गया, 1। तो 3H/3V का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। समान अर्धव्यास की लंबाई और समान ऊंचाई वाले ठोस लंब वृत्ताकार बेलन एवं ठोस लंब वृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात। देखिए समय बचाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, बेलन यहाँ पे बना लिए। बेलन, इसकी ऊंचाई देखिए h लिखा गया, यहाँ भी h लिखा गया, दोनों में ऊंचाई समान है बोला गया है। अर्धव्यास भी बोला गया है समान है, तो अर्धव्यास यहाँ भी r, यहाँ भी r। अब इसका आयतन कितना होगा बेलन का, पाई r स्क्वायर h, और शंकु का कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। देखिए अनुपात लिख दिए, पाई पाई कट गया, r स्क्वायर कट गया, h कट गया, तो 1:1/3 हो गया। यहाँ पे देखिए रेशियो को जब हटाए तो 1:3/1 हो गया, तो 3/1 मतलब 3:1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको समझाया जाएगा, आपके कमेंट्स का भी जवाब दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है स्टेट्स से, सांख्यिकी से या राशि विज्ञान से, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले बढ़ते क्रम में दिया गया है क्वेश्चन में, देख लीजिए तथ्य मीडियन बोला गया है कि दोनों बराबर है, तो आपको x का मान निकालना है। तो सबसे पहले मीन निकाल लीजिए, कितना होगा। मीन मतलब क्या होता है, जितने भी डाटा दिए गए उन सबको जोड़ लीजिए और जितने हैं उनसे भाग दे दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के 6 टर्म है। तो 6 टर्म है, तो 6 के लिए 6 बार लिख लिए, और उसके बाद में देखिए सबको लिख कर यहाँ पे ऐड कर दिए, और 6 हैं इसीलिए इनको 6 से डिवाइड कर दिए। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं उसको गिन लिए हम लोग, और टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पे टोटल कर लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, उससे डिवाइड कर दिए, तो जोड़ने से कितना 49 + x/6 हो गया। तो ये माध्य हो गया, मतलब मीन निकल गया, ठीक है। तो मीन हम लोग निकाल लिए। और मीन जब निकल गया उसके बाद में हम लोग को करना क्या है, नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन में बोला है मीडियन निकालना है। चूंकि मीडियन में देखिए कुल मिला के 6 हैं, 6 होने का मतलब हो गया कि ये क्या है, यहाँ पर आप देखिए इवन है, ठीक है। इवन जब होगा 6 है, इसमें कुछ न कुल डाटा तथ्य, तो इसलिए ये इवन हो गया। तो इवन जब होगा तो सीधा ही कंसेप्ट है कि यहाँ पर n बराबर कितना है, 6 हो गया, ठीक। जब 6 हो गया तो n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, इन दोनों टर्म का योगफल निकाल के 2 से भाग दे देंगे, तो जो निकलेगा वही उसका माध्यमा होगा। तो इस सूत्र को आप जानते होंगे। तो हम लोग सबसे पहले माध्य निकाल लिए, मीन निकाल लिए, का वैल्यू मेरे पास 6 है, तो 6/2, यहाँ पे भी 6/2। और जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि x3 और x4 हो गया, मतलब तीसरा टर्म और चौथा टर्म। तो
1 2 3, तो तीसरा टर्म कितना हो गया 10, चौथा टर्म हो गया 12। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या लिखेंगे 10 और 12 को जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। 22 हो गया, उसके बाद में एक 2 भाग दे देगा तो कितना हो जाएगा 22 को 2 भाग दिया तो 11, तो मध्यमा हो गया कितना 11। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि मध्यमा हो गया 11 और मतलब मीडियन हो गया कितना 11 हो गया, हम लोग कैलकुलेशंस करके निकाल लिए। और मीन दिया गया है 49 प्लस x/6 कैलकुलेशंस के द्वारा निकल गया है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों बराबर हैं, माध्य बराबर मध्यमा। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस जब करेंगे हम लोग दोनों को लिख लिए, दोनों को बराबर करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 11 और 6 गुना हो गया तो 66 हो गया। अब ये 49 उस साइड में चला गया राइट हैंड साइड में, तो 66 में से 49 घटा तो 17 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी, और हम लोग कवर कर रहे हैं माध्यमिक परीक्षा 2023 के क्वेश्चन पेपर को। और इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशंस को। 20 नंबर का क्वेश्चन जो माध्यमिक परीक्षा में आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में 12 क्वेश्चंस में से किसी 10 को करना होता है। अंत तक इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर नए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में, और खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।